справедливости, которой все время говорили большевики, совершила. रशियन रेवोल्यूशन 20th सेंचुरी का एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसने कि दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। इनफैक्ट ह्यूमन हिस्ट्री में प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा अटैम्प्ट था और इसने एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना करी थी जहां पर कोई क्लासेस ना हो, या फिर एक एग्लिटेरियन सोसाइटी की कल्पना करी थी जहां कोई अमीर गरीब कुछ ना हो और सभी इंसान एक ही लेवल पे हो या एक ही क्लास के हों। रशियन रेवोल्यूशन के आइडियाज़ ने कई सारी कंट्रीज़ के फ्रीडम फाइटर्स को यूरोपियन कॉलोनी से फ्रीडम के लिए इंस्पायर भी करा था, जिनमें से हमारी कंट्री के कई सारे फ्रीडम फाइटर्स भी थे, जैसे कि शहीद भगत सिंह जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज इस वीडियो में हम रशियन रेवोल्यूशन की पूरी हिस्ट्री जानेंगे और जानेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन क्या है और ये किन वजहों से हुआ था रशिया में। तो प्लीज़ इस इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू वेरी मच। तो अब हम ये जानते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन आखिर था क्या। तो रशियन रेवोल्यूशन 1917 से लेके 1923 के बीच रशियन एम्पायर में फैला एक सोशल और पॉलिटिकल रेवोल्यूशन था, जिसने कि 1917 में रशियन एम्पायर से मोनार्की को ख़त्म कर दिया था। फिर इसके बाद एक सिविल वॉर भी हुई थी पूरे रशिया में, जिसके बाद 1922 में सोशलिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना के साथ पूरे रशिया में ये जो रशियन रेवोल्यूशन था ये ख़त्म हो गया था। खैर ये तो रशियन रेवोल्यूशन की डेफिनेशन थी, लेकिन अगर हमें रशियन रेवोल्यूशन को अच्छी तरह से समझना है तो हमें लेट 19th सेंचुरी में जाना पड़ेगा। आज वर्ल्ड मैप में हम जिस रशिया को देखते हैं तो लेट 19th सेंचुरी का रशियन एम्पायर उससे कहीं ज़्यादा बड़ा था। उसमें आज की रशिया के अलावा फिनलैंड, आर्मेनिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया, बेलारूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन, ये सभी कंट्रीज़ भी उस टाइम के रशियन एम्पायर का हिस्सा हुआ करती थी। रशियन सोसाइटी काफ़ी बड़ा साम्राज्य होने की वजह से रशिया एक काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड स्टेट था और वहाँ पर अलग अलग एथनिकल, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग रहा करते थे। रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी उस टाइम रशियन एम्पायर का सबसे मेजॉरिटी रिलीजन था। अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें तो लेट 19th सेंचुरी के बाकी के यूरोपियन स्टेट्स की तरह रशिया में भी एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करे जाने वाली ऑक्यूपेशन थी। उस टाइम 85% जो रशिया की पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी, जिसे अगर हम बाकी के यूरोपियन कंट्रीज़ फ्रांस और जर्मनी से कंपेयर करें तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी, जहाँ पर सिर्फ 40% ही लोग जो थे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ के ज़्यादातर लोग जो थे उन्होंने ऑक्यूपेशन के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से शिफ्ट होकर वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में चले गए थे। लेकिन रशिया अब भी हैवीली एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया में अभी तक इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू ही नहीं हुआ था। लेट 19th सेंचुरी से ही रशिया काफ़ी तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इसका जो इन्फ्लुएंस था वो कुछ ही मेजर सिटीज़ तक लिमिटेड था, जैसे कि कैपिटल सेंट पीटर्सबर्ग में और मॉस्को में। बाकी के यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह ही जो इंडस्ट्रीज़ थी रशिया में वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा ओन करी गई थी, और अगर हम वर्कर्स की बात करें तो उनकी वर्किंग कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी और उनको दिन में 10 से 12 या 12 से 14 घंटे तक काम करना पड़ता था। और अगर हम उनके वेजेस की बात करें तो वो बस इतने थे कि उनका गुजारा मुश्किल से हो पाता था। हालांकि गवर्नमेंट ने वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन रोकने के लिए काफ़ी सारे लॉज भी बनाए थे, लेकिन इनके होने या ना होने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से काफ़ी सारे लोग विलेजेस को छोड़कर सिटीज़ या फिर इन इंडस्ट्रियल एरियाज़ की तरफ आए थे अच्छी ज़िंदगी के लिए, लेकिन ओवर पॉपुलेशन की वजह से इनके जो लिविंग कंडीशन थी वो और भी ज़्यादा बदतर होती चली गई। इनके जो क्वार्टर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा छोटे, इल वेंटिलेटेड थे और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तरह तरह की डिजीज़ फैलने लगी थी। इसके अलावा इन वर्कर्स के पास कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं थी और जो एम्प्लॉयर्स इन्हें काम देते थे उनका जब मन करता था वो इन्हें काम से निकाल भी दिया करते थे। इतनी ख़राब वर्किंग कंडीशंस के कारण ही जो वर्कर्स थे उन्होंने साल 1896-97 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और 1902 में मेटल इंडस्ट्री में स्ट्राइक करी थी, और टाइम के साथ साथ इन स्ट्राइक्स का नंबर भी बढ़ता चला गया था।
वर्कर्स के अलावा रूरल एरियाज़ में पेजेंट्स की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। अब पेजेंट्स वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास या तो खुद की एक छोटी सी ज़मीन होती है खेती करने के लिए, या फिर वो दूसरों की खेत पर पैसे के लिए या फिर अनाज के लिए काम करते हैं एज अ एग्रीकल्चरल लेबर। विलेजेस में ज़्यादातर खेती तो पेजेंट्स ही करा करते थे, लेकिन जो नोबेलिटी थी यानी कि जो राजा के मंत्री थे और ऑर्थोडॉक्स चर्च, उनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन थी रूरल एरियाज़ में। पेजेंट्स काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस लोग थे और वो चर्च का काफ़ी ज़्यादा आदर भी करते थे और इसी वजह से उनको चर्च की प्रॉपर्टी को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नोबेलिटी या राजा के मंत्रियों को लेकर उनके मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और नफ़रत भरी हुई थी और वो चाहते थे कि उनकी जो ज़मीनें थी वो पेजेंट्स में बांट दी जाए। इसी वजह से पेजेंट्स ने लैंड ओनर को टैक्स या फिर रेंट देना बंद कर दिया था और कई केसेस में तो लैंड ओनर्स की हत्याएँ भी कर दी गई थी। 1902 तक ऐसे इंसिडेंट काफ़ी लार्ज स्केल में साउथ रशिया में रिपोर्ट होने लगे और 1905 तक ऐसी घटनाएं पूरे रशिया में काफ़ी तेज़ी से फैलने लगी थी। रशियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो यूरोप की ज़्यादातर मोनार्कीज थी वो किसी तरह के पार्लियामेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा रेगुलेट करी जाती थी, लेकिन 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में भी जो रशिया था पूरी तरह से एक ऑटोक्रेटिक कंट्री था, यानी कि जो उनके ज़ार या फिर किंग थे उनके पास सारी पावर्स थी कंट्री के अंदर और उनकी पावर को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। लेट 19th सेंचुरी से ही ज़ार निकोलस II रशिया के रूलर थे। अब ज़ार एक रशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है रूलर या फिर किंग। 1914 से पहले ज़ार ने अपनी पावर्स को किसी भी तरह के ओपोजिशन से बचाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर ऑर्गेनाइजेशंस पर बैन लगा रखा था। बैन के बावजूद भी मार्क्सिज्म में बिलीव करने वाले कुछ रेवोल्यूशनरी लीडर्स ने RSDLP यानी कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी नामक एक पार्टी इस्टेब्लिश करी थी ज़ार के ऑटोक्रेटिक रूल को ख़त्म करने के लिए। 1903 में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के चलते जो RSDLP पार्टी थी वो दो फैक्शंस या फिर ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी। एक थे बोल्शेविक्स और दूसरा मेंशेविक्स। रशियन भाषा में बोल्शेविक का मतलब होता है मेजॉरिटी का मेंबर और मेंशेविक्स का मतलब होता है माइनॉरिटी ग्रुप का मेंबर। जो बोल्शेविक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा रेडिकल सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे और वो चाहते थे कि ज़ार की गवर्नमेंट को थ्रो करके एक सोशलिस्ट रजीम इस्टेब्लिश करी जाए। इसके अलावा जो बोल्शेविक्स थे उनका मानना था कि जो प्रोलेटरिएट है यानी कि वर्किंग क्लास जैसे कि पेजेंट और लेबरर्स, उनको ही रेवोल्यूशन को लीड करना चाहिए और वो कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट के सख्त खिलाफ थे। इसके उलट जो मेंशेविक्स थे वो बिलीव करते थे कि रेवोल्यूशन के लिए उन्हें कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी कोलैबोरेशन करना चाहिए ज़ारिस्ट रजीम को ओवरथ्रो करने के लिए। इसी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के चलते RSDLP पार्टी स्प्लिट हो गई थी। स्प्लिट के टाइम जो बोल्शेविक्स के लीडर थे वो थे व्लादिमीर लेनिन और जो मेंशेविक्स के लीडर थे वो थे जूलियस मार्तोव। 1905 रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन को फर्स्ट रशियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो 1904 का जो साल था वो रशियन वर्कर्स के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था और इसकी वजह ये थी जो कुछ एसेंशियल गुड्स थे उनके प्राइसेस वर्कर्स के वेजेस से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। इसी वजह से जो वर्कर्स थे उन्होंने एसोसिएशंस बनाना शुरू कर दी थी और पूरे रशिया में इन एसोसिएशंस का नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा था। फिर इसी साल यानी कि 1904 में जो सेंट पीटर्सबर्ग में एक पुटिलोव आयरन वर्क्स नाम की फैक्ट्री थी, तो वहाँ से रशियन वर्कर असेंबली के 4 मेंबर्स को डिसमिस कर दिया गया था और इसी वजह से अगले कुछ दिन तक लगभग 1,10,000 जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक्स पर चले गए थे। स्ट्राइक्स के दौरान वर्कर्स ने अच्छी वर्किंग कंडीशन, अच्छे वेजेस और 8 आवर्स ऑफ वर्क को लेकर डिमांड भी रखी थी। इन्हीं डिमांड्स को लेकर जब वर्कर्स का एक ग्रुप जिसे कि फादर गैपन लीड कर रहे थे वो विंटर पैलेस की तरफ जा रहा था, तब पुलिस ने इन वर्कर्स पर अटैक कर दिया जिसमें 100 से ज़्यादा वर्कर्स की डेथ हो गई और 300 से ज़्यादा जो थे वो ज़ख्मी हो गए थे। इस इवेंट को हिस्ट्री में ब्लडी संडे के नाम से भी जाना जाता है। ब्लडी संडे इवेंट के बाद प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स, वॉकआउट्स जैसे जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स थे वो पूरे रशिया में फैल चुके थे और इन्हीं इवेंट्स को हम 1905 के रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रशिया एक ऑटोक्रेटिक कंट्री था और ज़ार की पावर्स पर कोई कंट्रोल या लिमिटेशंस नहीं थी। इसी अफेयर को ख़त्म करने के लिए लिबरल, सोशल डेमोक्रेट और सोशल रेवोल्यूशनरीज़ ने पेजेंट्स, वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास के साथ मिलकर एक यूनियन ऑफ यूनियन इस्टेब्लिश करी और इसके माध्यम से उन्होंने ज़ार के सामने एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी थी।
अपने खिलाफ रेवोल्यूशन को देखते हुए ज़ार ने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने ड्यूमा यानी कि एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट को इरेक्ट किया था। रेवोल्यूशन के टाइम पे काफ़ी सारी ट्रेड यूनियंस और फैक्ट्री कमेटीज़ को भी इस्टेब्लिश करा गया था वर्कर्स के द्वारा, लेकिन ज़ार अपनी पावर पर किसी भी तरह की रुकावट नहीं चाहते थे और इसी की वजह से उन्होंने इन सभी कमेटीज़ और यूनियंस को इलीगल कर दिया था पहले की तरह। इसके अलावा उन्होंने जो फर्स्ट ड्यूमा इलेक्ट किया था उसको सिर्फ 75 डेज़ के अंदर ही डिसमिस कर दिया। इसके अलावा जो दूसरा ड्यूमा उन्होंने री इलेक्ट किया था वो 3 महीने बाद किया था और जब थर्ड ड्यूमा री इलेक्ट किया तो उसमें सारे अपने ही बंदे बिठा दिए ताकि उनकी पावर पर किसी का कोई कंट्रोल ना हो और वो अनलिमिटेड पावर्स को एंजॉय कर पाए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अभी तक जितना भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया उससे हमें ये तो पता लगा कि ज़्यादातर रशियन लोग ज़ारिस्ट रूल से कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे और इससे हमें रशियन रेवोल्यूशन के बैकग्राउंड में भी पता लगा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 ने ही 1917 के रेवोल्यूशन के लिए एक इमीडिएट प्लेटफॉर्म तैयार किया था। वर्ल्ड वॉर 1 1914 में यूरोप के 2 अलायंसेस के बीच वॉर के साथ शुरू हुई थी। अब इन अलायंसेस के जो मेंबर्स थे उनका अपना एक ग्लोबल एम्पायर था जिसकी वजह से ये वॉर्स पूरे वर्ल्ड में लड़ी गई थी और इसलिए वर्ल्ड वॉर को वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 के 2 पावर अलायंसेस में एक ग्रुप था सेंट्रल पावर्स का जिसके मेंबर्स थे ओटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, बल्गेरिया, सर्बिया, जर्मनी और एलाइड पावर्स के मेंबर्स थे रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स। स्टार्टिंग में पैट्रियोटिक नेशनलिज्म के चलते जो लोग थे उन्होंने ज़ार को वॉर को लेकर सपोर्ट किया था, लेकिन जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ती गई तो ज़ार ने ड्यूमा से कंसल्ट करना बंद कर दिया था। इसकी वजह से ज़ार का जो सपोर्ट बेस था वो कम हो गया था। इसके अलावा ओटोमन एम्पायर और जर्मनी का अपोजिट ग्रुप में होने की वजह से रशिया को 2 बड़ी प्रॉब्लम्स का और सामना करना पड़ा था। जर्मनी का रशिया के अपोजिट ग्रुप का लीडर होने की वजह से रशियन लोगों के बीच एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स काफ़ी हद तक बढ़ चुके थे और इसी वजह से उन्होंने रशिया की कैपिटल सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके, जो कि एक जर्मन नेम था, उसे पेट्रोग्रेड कर दिया था। इसके अलावा ज़ार निकोलस II की वाइफ जरीना अलेक्जेंड्रा फ्योडोरोवा के जर्मन ओरिजिन और उनके कुछ ख़राब सलाहकार स्पेशली ग्रिगोरी रेस्पुतिन नाम के एक मॉन्क की वजह से जो रशियन लोग थे वो ज़ार के खिलाफ हो चुके थे और रशिया में ज़ारिस्ट रेजिम काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर हो चुकी थी। इस वजह से सिर्फ यही नहीं, जर्मनी ने रशिया को एक दूसरी तरह से भी अफेक्ट किया था। वो ये था कि वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी ने बाल्टिक रीजन की कंट्री एस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया को अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिस वजह से रशिया के पास जो इंडस्ट्रियल गुड्स थी उसकी सप्लाई नहीं आ पा रही थी। एक तो रशिया में वैसे ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल जोन्स नहीं थे और अब बाहर से सप्लाईज आना भी बंद हो गई थी। इसी वजह से रशिया में इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स की काफ़ी तेज़ी से खपत होने लगी थी यूरोप की बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले। दूसरी तरफ ओटोमन एम्पायर के सेंट्रल पावर्स में आने की वजह से रशिया को मेडिटेरेनियन सी से एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट गंवाना पड़ा और इस वजह से रशिया का इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। इसके अलावा रशिया को मिलिट्री सप्लाईज जैसे कि गन्स और बॉम्ब्स में भी कमी आने लगी थी। रशिया को 1914 और 1916 के बीच ऑस्ट्रिया और जर्मनी के हाथों काफ़ी बुरी हार मिल रही थी और इस वजह से रशिया को काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ का सामना करना पड़ रहा था। 1917 तक रशिया में वॉर की वजह से 70 लाख से भी ज़्यादा डेथ्स हो चुकी थी। इसके अलावा क्रॉप्स और बिल्डिंग्स के डिस्ट्रक्शन की वजह से रशिया को माइग्रेशन प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ रहा था। सेंट्रल पावर्स के हाथों जो हार मिल रही थी रशिया को काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग और डीमोरलाइजिंग थी रशियन लोगों के लिए। इनफैक्ट सोल्जर्स भी इस तरह की भयानक लड़ाई नहीं लड़ना चाह रहे थे। सोल्जर्स की कमी की वजह से जो रशियन सिटीजन्स वॉर लड़ने के लिए काबिल थे उन्हें वॉर फ्रंट्स पे बुला लिया जा रहा था। इसकी वजह से लेबर शॉर्टेजेस होने लगी थी और जो वर्कशॉप्स डे टू डे यूज़ होने वाली चीज़ें प्रोड्यूस करती थी वो धीरे धीरे करके बंद होने लगी थी। इसके अलावा जो फूड की ज़्यादातर सप्लाई थी वो वॉर लड़ रहे सोल्जर्स के पास भेज दी जाती थी और इस वजह से सिटीज़ में फूड की काफ़ी ज़्यादा कमी होने लगी थी और 1916 की विंटर्स में तो ब्रेड शॉप्स पे रोटी और बाकी के फूड ग्रेन्स के लिए लड़ाई झगड़े होना काफ़ी आम बात हो चुकी थी। वर्ल्ड वॉर में रशिया की इतनी बुरी हालत के पीछे ज़ार को ही जिम्मेदार ठहराया गया था।
फेब्रुअरी रेवोल्यूशन 1917 में रशिया की कैपिटल पेट्रोग्रेड की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक थी और जो सिटी का लेआउट था वो क्लियरली अमीर और गरीब के बीच के डिफरेंसेस को हाईलाइट कर रहा था। जो पेट्रोग्रेड में रिवर नेवर थी उसके राइट बैंक पे तो वर्कर्स के क्वार्टर्स और उनकी फैक्ट्रीज थी और नदी के लेफ्ट बैंक पर विंटर पैलेस और काफ़ी सारी ऑफिशियल और आलीशान बिल्डिंग्स थी। इसके अलावा जो रिच लोग थे उनके अपार्टमेंट्स भी नेवा नदी के लेफ्ट बैंक पर ही थे। जहां एक तरफ वर्कर्स को फूड शॉर्टेजेस जैसी प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ रहा था तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी प्रॉब्लम काफ़ी कम थी और वहां के लोग लेविश और कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे अब भी काफ़ी हद तक। इन प्रॉब्लम्स के चलते 22 फरवरी 1917 को राइट बैंक की एक फैक्ट्री में वर्कर्स ने हड़ताल कर दी थी और इसके अगले दिन यानी कि 23 फरवरी को 50 और फैक्ट्रीज हड़ताल पर चली गई थी इन वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए सिंपैथी में। प्रदर्शन कर रहे वर्कर्स अपने क्वार्टर से निकलकर पेट्रोग्रेड के सेंटर में यानी कि नेवेस्की प्रोस्पेक्ट नाम की जगह पर पहुंच गए थे। वर्कर्स का जो ये मूवमेंट था पूरी तरह से उनके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था और इसमें अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं था या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी से ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी। मार्च करते हुए वर्कर्स ने जब विंटर पैलेस और काफ़ी सारी ऑफिशियल्स बिल्डिंग को घेरना शुरू कर दिया तब जो गवर्नमेंट थी उन्होंने वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया था। शाम तक प्रदर्शन कर रहे वर्कर्स को भगा दिया गया था लेकिन इसके अगले दिन यानी कि 24 और 25 फरवरी को वर्कर्स पहले से भी ज़्यादा तादाद में आए और उन्होंने प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू कर दिया था। वर्कर्स को प्रोटेस्ट करते हुए देख गवर्नमेंट ने पुलिस और कैवेलरी को काफ़ी ज़्यादा तादाद में तैनात कर दिया था। इसके अलावा 25 फरवरी को जो ज़ार थे उन्होंने ड्यूमा को भी सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद 26 तारीख से जो वर्कर्स थे उन्होंने अब फिज़िकल वायलेंस का यूज़ करना शुरू कर दिया था गवर्नमेंट के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ। इस बीच 27 को वर्कर्स ने पुलिस हेडक्वार्टर्स को भी लूट लिया था और डेमोक्रेसी लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क जैसे स्लोगन के साथ जो वर्कर्स थे वो सड़कों पर उतर गए थे। सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने पुलिस को और कैवेलरी को बुला लिया था लेकिन कैवेलरी ने भी वर्कर्स के खिलाफ फायरिंग करने से मना कर दिया था। इनफैक्ट कुछ रेजिमेंट्स ने तो प्रदर्शन कर रहे वर्कर्स को भी ज्वाइन कर लिया था और शाम को सोल्जर्स और जो वर्कर्स थे उन्होंने मिलकर ड्यूमा वाली बिल्डिंग में यानी कि जहां पर ड्यूमा की मीटिंग होती थी उस बिल्डिंग में पेट्रोग्रेड सोवियत या फिर पेट्रोग्रेड काउंसिल बना ली। बेकाबू होती हुई सिचुएशंस को देखते हुए ज़ार निकोलस II के मिलिट्री कमांडर्स ने ज़ार को ये सलाह दी कि उन्हें एब्डिकेट कर देना चाहिए यानी कि उन्हें ज़ार के पद से हट जाना चाहिए और इसी सलाह को मानते हुए 2 मार्च 1917 में ज़ार ने अपने ज़ार के पद को त्याग दिया। ज़ार के एब्डिकेट करने के बाद सोवियत और ड्यूमा लीडर्स ने रशिया को चलाने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करी और इनके जो मेंबर्स थे उसे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज द्वारा इलेक्ट करा गया और इस तरह से 1917 में रशिया से मोनार्की ख़त्म हो गई थी। रशिया में भले ही मोनार्की ख़त्म हो चुकी थी लेकिन ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट आई थी इससे भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था रशियन वर्कर्स की लाइफ में। इनफैक्ट ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी इनमें कुछ आर्मी ऑफिशियल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और लैंड ओनर्स लोग जो थे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती थी वो ज़्यादातर इन्हीं लोगों को फ़ायदा पहुँचाया करती थी। इस वजह से लोग नई गवर्नमेंट से भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे और उनमें रेवोल्यूशनरी सेंटिमेंट्स अब भी काफ़ी भरे पड़े थे। इसी बीच अप्रैल 1917 में बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन अपनी रेवोल्यूशनरी अप्रैल थीसिस के साथ रशिया पहुंचे थे अपने काफ़ी लंबे एग्जाइल के बाद। अपनी अप्रैल थीसिस में व्लादिमीर लेनिन ने 3 डिमांड्स रखी थी। उनकी पहली डिमांड ये थी कि रशिया में जितने भी बैंक्स थे उन सबको नेशनलाइज कर दिया जाना चाहिए। दूसरा कि रशिया को वर्ल्ड वॉर 1 से क्विट कर देना चाहिए था क्योंकि बोल्शेविक्स और व्लादिमीर लेनिन 1914 से ही रशिया के वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट करने के खिलाफ थे। तीसरी और लास्ट डिमांड उनकी ये थी कि जो भी नोबल्स की लैंड थी उन सबको पेजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाना चाहिए था। 1917 की गर्मियों में जो वर्कर्स मूवमेंट था रशिया में वो फिर से फैलने लगा था और इसी दौरान ट्रेड यूनियंस, फैक्ट्री कमेटीज़ और सोल्जर्स कमेटीज़ भी फिर से बनने लगी थी। बोल्शेविक्स के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को देखते हुए जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी उन्होंने काफ़ी सारे बोल्शेविक लीडर्स को अरेस्ट भी करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने वर्कर्स मूवमेंट को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेसिव और क्रूअल वेज को अपनाया था।
इसी दौरान रूरल एरियाज़ में जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे उनकी मदद से पेजेंट्स ने नोबल्स की लैंड्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था जुलाई और नवंबर 1917 के बीच में। अक्टूबर रेवोल्यूशन, जैसे जैसे बोल्शेविक्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया तो व्लादिमीर लेनिन को ऐसा लगा कि इस रेवोल्यूशन को सप्रेस करने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट रशिया में डिक्टेटरशिप इम्पोज कर देगी, और इसी के चलते उन्होंने सितंबर में जो आर्मी में बोल्शेविक सपोर्टर्स थे और सोवियट्स और फैक्ट्री वर्कर्स को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ अपराइजिंग या फिर उसे ओवरथ्रो करने के लिए ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स को एक सोशलिस्ट स्टेट्स के लिए मना लिया था। इसके अलावा उन्होंने इस रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग के लिए लियोन ट्रोट्स्की के अंडर एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी भी अपॉइंट करी थी। 24 अक्टूबर को ये रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग स्टार्ट हो गई थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए। खतरे को भांपते हुए जो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, उन्होंने पेट्रोग्रेड को छोड़कर वो भाग गए थे ताकि वो बाकी ट्रूप से मदद ले सके इस अपराइजिंग को रोकने के लिए। 24 अक्टूबर को ही जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी उसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया था और उन्होंने गवर्नमेंट के काफ़ी सारे मिनिस्टर्स को भी अरेस्ट कर लिया था। तख्ता पलट करने के बाद ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत की मीटिंग पेट्रोग्रेड में करी गई, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ने बोल्शेविक अपराइजिंग को सपोर्ट करते हुए बोल्शेविक्स के फेवर में वोट करा था। दिसंबर 1917 तक बोल्शेविक्स ने मॉस्को और पेट्रोग्रेड के एरियाज़ को अपने कंट्रोल में लेते हुए वहां सोशलिस्ट रेजिम इस्टेब्लिश करी और उन्होंने अपने ज़्यादातर प्रॉमिस भी फुलफ़िल किए, जैसे कि उन्होंने नवंबर 1917 में ज़्यादातर बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने जो नोबेलिटी की लैंड थी उन्हें पेजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। इसके अलावा बोल्शेविक्स ने जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स थी उन्हें फैमिली की ज़रूरतों के हिसाब से उनका पार्टीशन कर दिया था। इसके अलावा बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज कर अब रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक्स कर दिया गया था। नवंबर 1917 में ही बोल्शेविक्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन कराए थे, जहां पर वो मेजॉरिटी हासिल करने में असफल रहे थे। फिर 1918 जनवरी को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने लेनिन और बोल्शेविक्स के मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया था, जिसके बाद लेनिन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही डिसमिस कर दिया था, जिसके बाद रशिया एक वन पार्टी सोशलिस्ट स्टेट बन गया था। मार्च 1918 में बोल्शेविक्स ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोस्क पीस ट्रीटी साइन करने के साथ ही रशिया को वर्ल्ड वॉर 1 से बाहर कर लिया था। रशियन सिविल वॉर, बोल्शेविक्स के पावर में आने के बाद जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स और मोनार्की सपोर्टर्स थे उनके जो लीडर्स थे वो साउथ रशिया में बोल्शेविक्स को हटाने के लिए ट्रूप्स को ऑर्गेनाइज करने लगे थे। इसके अलावा जो फॉरेन कंट्रीज़ रशिया में सोशलिज्म की वजह से काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी, जैसे कि जापान, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, उन्होंने इन ज़ारिस्ट फोर्सेस को या फिर मोनार्किस्ट को सपोर्ट किया था ताकि रशिया से सोशलिज्म ख़त्म हो सके। 1918 और 1919 के बीच जो रशियन एम्पायर का ज़्यादातर हिस्सा था वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, जिन्हें कि द ग्रीन्स के नाम से जाना जाता था, और प्रोजार्स यानी कि मोनार्की के सपोर्टर्स, जिन्हें वाइट्स के नाम से जाना जाता था, उनके पास था। और जो बोल्शेविक्स थे उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक थी रशियन सिविल वॉर के दौरान। सिविल वॉर के दौरान लूटपाट, डकैती, भुखमरी काफ़ी आम बातें थी और इनिशियली जो बोल्शेविक्स थे वो सिविल वॉर में हारते हुए नज़र आ रहे थे। जैसा कि बोल्शेविक्स ने ज़ार और नोबेलिटी की ज़मीनों को पेजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो ये जो वाइट फोर्सेस थी इन्हें वापस अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिक्लेम करने के लिए पेजेंट्स के खिलाफ काफ़ी हार्श और ब्रूचुअल स्टेप्स उठाती थी, जिसकी वजह से वाइट आर्मी काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर हो गई थी रशियन सिविल वॉर के दौरान, और इनका जो सपोर्ट था वो शिफ्ट होकर बोल्शेविक्स के पास आ गया था। इसके अलावा लियोन ट्रोट्स्की की जो टैक्टिक्स थी उनकी मदद से बोल्शेविक्स इस रशियन सिविल वॉर में दोबारा से वापस आए। जनवरी 1920 तक बोल्शेविक्स ने पुराने रशियन एम्पायर के ज़्यादातर हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया था और 1922 में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना के साथ ही रशियन सिविल वॉर ख़त्म हो गई थी। और इसी के साथ हमारी जो आज के रशियन रेवोल्यूशन की जो टॉपिक था वो भी ख़त्म होता है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि रशियन रेवोल्यूशन पर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा ही पसंद आ गई तो इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। इसके अलावा आप इस पर कमेंट करके भी बता सकते हो कि क्या अच्छी बात लगी आपको इस वीडियो में, क्या बुरी बात। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव और हिस्ट्री की वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।